सेक्सुअलिटी हमने समझा हुआ कि सिर्फ आदमियों में, बड़े आराम से लड़कियों को बताया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा, उसको ना करना। तो वो आगे से जवाब देती है कि आपको हमेशा एक ही बात आती है। अब पोर्नोग्राफी में आप जो कुछ देखते हैं वो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, जबकि पोर्नोग्राफी जो है हमें पता है कि एक फिल्म्ड सीन है, स्क्रिप्टेड सीन है, हाँ। और एक सीन को करने के लिए 100 टाइम्स उसको शायद ट्राई किया गया है, और उसके बाद 1 मिनट का एक सीन जो है वो आपके सामने आ रहा है। अब लड़की अपने हस्बैंड को उस तरह से नहीं सेटिस्फाई कर सकती जैसे उसने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, या वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती, या वो खुद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे उसने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ है, और जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जाता है और आप यू फील अनएबल टू परफॉर्म बहुत सारी चीजें। सो पोर्नोग्राफी आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को बेसिकली हाईजैक कर देती है। आपकी ये बातें सुन के इधर कवारे लोग हंस रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट जैसे बिल्कुल यंग 25 इयर्स का होगा लड़का, तो वो आया ही सेड के जी मेरी बीवी जो है वो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुरी खातून है, वो बहुत अच्छी खातून है, बल्कि वो इतनी अच्छी है कि मैं गिल्ट में आ गया हूँ कि मैं उसके साथ जो चीज़ें मुझे होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, लेकिन वो हैं इसलिए नहीं है कि मेरा और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं मीट करता। मैं आईटी का बंदा हूँ, वो आर्ट की बंदी है। अब मैं जब उससे अपनी चीज़ों के बारे में अपनी आइडियाज़ शेयर करता हूँ तो शी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। अच्छा। और फिर वो, मैं उसको बहुत दफ़ा ये बात कह भी चुका हूँ कि थोड़ा सा कोशिश बंदा कर लेता है चीज़ों को, वो कोशिश 1-2 दिन करती है, तीसरे दिन फेलियर हो जाता है। देन मुझे लड़कियाँ पसंद हैं जो स्मार्ट हों, जो उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव हो, जिनको एक्सरसाइज करने का, डाइट, सारी बातें वो शादी के बाद आपसे कर रहा है। जी, ये शादी को 1.5 साल हो चुका और 1.5 साल उसको स्ट्रगल करते हुए हो गया कि ये रिलेशनशिप किसी तरह से चल पड़े। अच्छा, वो ही सेड कि वो नहीं करती ये चीजें, तो अब मैं आपके सामने बैठा हूँ एंड ही वाज लिटरली हैविंग अटैक्स के उसको इतना स्टमक उसका डिस्टर्ब हुआ मेरे सामने बैठा हुआ, इतना पैनिक वो कर रहा था। तो जो उससे बातचीत हुई उसके बाद मैंने उसको कहा कि अपनी वाइफ को लेके आओ, वी शुड मेक अ ट्राई, शायद उसको तुम्हारी बात ना समझ आ रही हो तो हम उसको दूसरे तरीके से जो वो करते हैं। उसकी वाइफ भी आ गई, उससे बात की तो वो, अच्छा, दोनों को रियलाइजेशन थी कि हम दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। अच्छा। थे दोनों ही अच्छे इंसान थे, लेकिन मैच नहीं करते थे। अब अल्टीमेटली जो है, अब उसको लड़के को पसंद था कि ये आगे पढ़े, इसको एक्सपोजर मिले इस तरह की चीजें, मगर वो लड़की इस तरह की नहीं थी। हर इंसान नहीं होता इस तरह का, बच्चा कोई भी नहीं था, बिकॉज दे कुड नॉट मेक इट दैट वे कि जी बच्चे भी होने चाहिए। एंड देन जो है अल्टीमेटली उनकी शादी खत्म हो गई, क्योंकि 3 साल उन्होंने ट्राई किया, चीज़ें वो नहीं हो सकी उनकी, और वो शादी खत्म हो गई। अब जब शादी खत्म होने के बाद वो लड़का आया, और इसमें ये नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, लड़की ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, शी स्टार्टेड जिम और ये वो सारा कुछ, लेकिन वो चीज़ें नहीं डेवलप हो रही थी क्योंकि वो 2-4 दिन जाती थी। जब आपका अपना एक बिहेवियर नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी डाइवोर्स के बाद लड़का आया तो ही सेड के, मैंने उससे पूछा हाउ डू यू फील, उसने कहा मुझे लगता है कि मेरे कंधों से बोझ उतर गया, मैं मेंटली फ्री हो गया। अच्छा, दिस वॉज द फीडबैक। अब और ये एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी हजारों डिससेटिस्फाइड मैरिजेस हमें नजर आती हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर ले? कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें कहीं आपने कहीं अपना कनेक्शन तो बनाना है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो बंदा अपनी बीवी से जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो चीजें वो कर रहा है, वो नहीं है, उस अप टू द मार्क नहीं है, सो अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज कर दे, या उसका बैक एंड पे या पुराना कोई इश्यूज दिमाग के चल रहे हैं जिसकी वजह से वो इस नैच तक पहुंच गया? वो इश्यूज तो चल रहे हैं पहले से ही, लेकिन अब उसको पहले से भी ये बात पता थी कि ये लड़की जो है शी माइट नॉट मैच विद मी, या उसका इस तरह की है, बट बिकॉज देयर वॉज अ फैमिली प्रेशर, और उस फैमिली प्रेशर में वो उनको ना नहीं कर सका, जो कि एक्चुअली जहाँ से गलती हुई कि अगर आप उस वक्त स्टेप ले लेते तो शायद आगे चीजें जो है वो रुइन नहीं होती, लेकिन वहाँ नहीं स्टेप लिया। तो इसका मतलब फैमिली का भी कसूर होता है कि वो चीज़ों को समझते नहीं, बच्चे के मेंटल अप्रोच, एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं ना, और उससे नहीं आप पूछ रहे कि उसको क्या चाहिए। सो मैं ये समझती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को अपने स्पाउस में क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्वालिटीज उसकी होनी चाहिए। किताब तो पूरी कोई नहीं किसी के पास होती, 2-4 चीज़ें ही होती हैं जो खास तौर पे होनी चाहिए। माँ बाप को ये बात नहीं पता होती कि हमारी बेटी को या बेटे को जो है कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि घर देखने के साथ साथ मेरे से बातचीत भी कर सके। मैं जब डिस्कशंस करूं
तो मेरे साथ उस तरह से अभी रिसेंटली एक और यानी इस तरह के केसेस तो रोज आते हैं, रोजाना की बुनियाद पे आप देखती हैं बहुत ही ज्यादा। और जो मेंटल मैच नहीं होता, लोग जो है वो इसी स्ट्रगल में रहते हैं। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करके फिर के नहीं मैच है तो फिर उस डिससेटिस्फाइड मैरिज को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारी 70% शादियां जो हैं उनमें हमें डिससेटिस्फेक्शन जो है मेंटल मैच के ना होने की वजह से नजर आती है। मगर वो जो पार्टनरशिप वाली चीजें आपकी और आपकी बीवी की चल रही हैं, आपके बच्चे ने भी कल को वैसा ही पार्टनर बनना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने साथ चलना है, लेट्स से कि बेशक आप नहीं मैच करें बट यू आर मेकिंग दिस कमिटमेंट के भाई साथ चलते हैं, अब जैसे भी साथ चलो, ठीक है। मेरे ख्याल में उसमें भी आपको ये चीजें जरूर रखनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के सामने एटलीस्ट वो रोल जरूर बनने की कोशिश करें जो उसको जिंदगी में आगे आसानी दे सके और उसको सिखा सके कि एक्चुअली चीजें होनी कैसे चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो वीडियोस देखते हैं, जो आप प्रोग्राम अक्सर कर रही होते हैं सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत ब्लंट होती हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो समटाइम्स ऐसे लगता है कि नहीं यार डॉक्टर साहब जो है ना, शी इज़ क्रॉसिंग लिमिट्स। सो व्हाट डू यू थिंक? कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुबहम, यानी सपोज यू आर अ सेक्स थेरेपिस्ट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों को पता है जिनकी शादियाँ होनी है कि उन्होंने उनका रिलेशनशिप कैसे बिल्टअप करना है। सो डू यू थिंक इसमें लैक होता है, इस वजह से आप बताना चाहती हैं कि यार ये कुछ भी करो? बिल्कुल लैक होता है, इतना लैक होता है कि शायद मैं नंबर्स में आपको नहीं बता सकती। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली आपने बड़ी अच्छी बात की फरहान के जी, शादी हो रही होती है और आपको पता होता है कि आपने रिश्ता इज़्दिवाज कायम करना है। आई हैव द क्लाइंट्स ऑन रिकॉर्ड जिनकी शादियां हुए 10 साल भी हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, बट दे कुड नॉट कंज्यूमेट देयर मैरिज। ओके। और वो कंज्यूमेशन क्यों नहीं हुई? बिकॉज कहीं कोई डर है, कहीं कोई खौफ है, कहीं कोई पता नहीं है कि रिश्ता इज़्दिवाज कैसे इस्तवार होना है, करना क्या। और ये दोनों के लिए बात कर रही हूँ, लड़की के लिए नहीं सिर्फ बात कर रही, लड़के के लिए भी बात कर रही हूँ, ठीक है, कपल्स के लिए बात कर रही हूँ। अब आप जहाँ ये असल में हमारे यही तो अबहाम है, हमें पहले से ये लगता है हम अच्छे पेरेंट्स हैं, हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, हम अच्छे पार्टनर्स हैं, हमें कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत, क्योंकि हम सब कुछ ही सीखे हुए हैं। हमने अपने माँ बाप को देखा है हमें ब्रॉटअप करते हुए, इसी तरह से हम अपने बच्चे को ब्रॉटअप करेंगे। हमने अपने माँ बाप को देखा है एज हस्बैंड वाइफ, तो इसी तरह से हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी डील कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि जब एज और जनरेशन गैप आता है ना, तो चीज़ें चेंज होती हैं। आपको उस एज और जनरेशनल गैप के साथ चलने की ज़रूरत होती है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपके पार्टनर की नीड क्या है और आपने उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चीज़ें, अगर मैं घरेलू थोड़ा जो सब्जेक्ट है हमारा घरेलू सिस्टम जो, उसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसमें हम देखते हैं कि जी औरत हमारी हुक्मरान होती है, वो घर को देखती है, मैनेज करती है, सब कुछ करती है। बट एट द सेम टाइम वो सर्व कर रही होती है अपने हस्बैंड को, बच्चों को, बाकी सारी फैमिली, यही वो कर रही होती है, चीज़ें कर रही होती। अब चीज़ें जो हैं आप सर्व कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम जो है आपका हस्बैंड जो है उन चीज़ों को एंजॉय भी करता है। और हम बहुत कम ये देखते हैं कि इस तरह की कोई लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हस्बैंड के ऊपर भी हों कि उन्होंने घर मैनेज करने, क्योंकि उनका हम रोल ये समझते हैं कि उन्होंने बाहर से, वो ब्रेड विनर्स हैं, उन्होंने ये काम करना, और यही बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। अब जब आप अपने पार्टनर की, हम कभी भी अपने पार्टनर की नीड्स को, हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया जाता कि आपने अपने पार्टनर की नीड को सामने रखते हुए रिश्ता इज़्दिवाज को इस्तवार करना है। ठीक है, ये वो बेसिक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लैक करती है हमारे रिलेशनशिप्स में। राइट। हम रिश्ता इज़्दिवाज को अपने नज़रिए से कायम करने की कोशिश करते हैं। यानी जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए, जो मेरी फैंटेसी है, जो मेरी प्रेफरेंसेस हैं, उसको आप अपने पार्टनर के ऊपर अप्लाई करते हैं। समटाइम्स आपका पार्टनर उसको एक्सेप्ट करता है, समटाइम्स उसके लिए वो नहीं एक्सेप्टेबल होता, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं, रिजेक्शंस जो हैं वो आती हैं। लेट मी टेल यू, इट्स बिन 15 ईयर्स के मैं मैरिटल रिलेशनशिप्स को देख रही हूँ, सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को डील कर रही हूँ। 2 बड़ी वजूहात जो है ना वो अभी तक मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन की जो है ना मैं कंक्लूड करने में पहुंची हूँ इसके ऊपर, ये 2 बड़ी वजूहात जो है ना वो मेनली हैं। एक आपका फाइनेंशियल सेटबैक, बिल्कुल ठीक। दूसरी आपकी बेड लाइफ का ख़राब होना, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ आपको लेके जाता है। एंड देन जो है आपकी डाइवोर्स रेट्स भी इन 2 फैक्टर्स की वजह से मेनली कॉज होती है। हु इज रिस्पांसिबल? फाइनेंशियल्स की तो मैं समझ आ गई, लेकिन बोथ रिस्पांसिबल। अब है क्या,
हमारे यहाँ क्योंकि मर्दों का एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट है, औरतों का एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मर्द जो है उसकी एक्सेस जो है वो चीज़ों तक थोड़ी सी ज़्यादा है, औरतों की भी बहुत ज़्यादा है। अब तो उतना ज़्यादा मसला नहीं है, मगर फिर भी उस तरह से नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ी सी चीज़ें। या औरतों का एक्सपोजर, क्योंकि हमारी जो सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि हमने कभी सेक्सुअलिटी हमने समझा हुआ कि सिर्फ आदमियों में, ये सिर्फ आदमी के लिए, आदमी की ज़रूरत है। और यही चीज़ें हम एजुकेट भी करते हैं। When there is a marriage, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो एजुकेट भी होती हैं। बड़े आराम से लोगों को, लड़कियों को बताया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा, उसको ना करना, व्हाट टू डू, ना क्यों नहीं करनी, क्या बात होनी है, वी डोंट फोकस। पहली बात ये। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि जब आपका वेडिंग डे होता है और फिर वेडिंग नाइट होती है, दैट इज़ द ओनली नाइट जब आप अपनी वाइफ के साथ वो सारी बातें कर सकते हैं जो आपने उसको नसीहतें पूरी ज़िंदगी करनी है। एंड देन जो है आप उसके, आपकी ये बातें सुन के इधर कवारे लोग हंस रहे हैं। अच्छा। तो एक तो अब यानी वो चीज़ें कि आपने आज उसको सारी वो वाली नसीहतें भी करनी है, एंड देन जो है आपने उसके साथ अपने, वेरी अनफॉर्चुनेट ये होता है। इट इज। और मैं इसके ऊपर केसेस बता सकती हूँ आपको कि औरतें कैसे आके रोती हैं और बताती हैं कि जी ये हुआ है हमारे साथ, हमें बताएं कि हम क्या करें। आप यानी ये चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा मैं समझती हूँ लोगों की ज़िंदगी को कोई बंदा नहीं जान सकता कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन लाइफ। तो एट द सेम टाइम हम ये बताते हैं कि जी आपने रिश्ता इज़्दवाज भी जो है वो वेडिंग नाइट पे ही इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। वी डोंट गिव द मार्जिन कि अच्छा थोड़ी बातचीत भी हो जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बेहतर हो जाए, थोड़ा आप इस तरह से कर लें। सो ये प्रेशर्स जो हैं ये आपके इतने ज़्यादा होते हैं कि लड़की पे भी और लड़के के ऊपर भी। और फिर विद दैट प्रेशर हम ये बात कर रहे हैं जो भी आपने बात की कि हमें सबको तो पता ही होता है, हमें सबको नहीं पता होता। अच्छा, नहीं पता होता, इस वजह से मैरिजेस उस तरह से कॉन्ज्यूमेट नहीं होती जैसे इसको कॉन्ज्यूमेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। ना ही हम अपने पार्टनर की सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं। वजह क्या है, औरतों से अभी तक मैं 3-4 चीज़ें जो हैं दे हैव अटर्ड, अपने मुंह से ये बात उन्होंने कही है कि जी ये बताइए कि आपका शोहर जो है वो सारा दिन आपसे बातचीत नहीं करता, या आपकी लड़ाई होती है या आपके इख्लाफात होते रहते हैं हर वक्त, लेकिन एट द बेड टाइम ही वॉन्ट्स यू टू बी रियली गुड, रियली रोमांटिक। हाउ दैट इज़ पॉसिबल, आप ये बताइए। एट द सेम टाइम मर्दों की तरफ से ये चीज़ आती है कि जी सारा दिन आप टिक 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 ये काम करना वो काम करना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, एंड देन एट द बेड आप ये उम्मीद करते हैं कि आप बड़े रोमांटिक हो गए अपने पार्टनर को जो है वो अटेंड करें। तो वो कैसे हो सकता है कि सारा दिन तो आपने किसी से एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा। एंड देन जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमियों के लिए औरत की नीड को सेटिस्फाई करना उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता, और औरतों को भी ये चीज़ कंसीव होती है कि ये जो रिश्ता इज़्दवाज है दिस इज जस्ट फॉर द मेल, ये उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, उनके ज़हन में चीज़ बैठी होती है शुरू से, बचपन से। सो अब जब और बाकायदा तौर पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी बीवी को जब आप कहते हैं कि लेट्स हैव समथिंग, तो वो आगे से जवाब देती है कि आपको हमेशा एक ही बात आती है। ये बड़ा पेट एक जुमला है जो ना सिर्फ मैंने यहाँ की आवाम से सुना है, पढ़े लिखे लोग भी। यस, आपसे जब पूछो आपको एक ही बात होती है, आप यही चीज़ है, यही चीज़ जिंदगी में रह गई है, बस एक ही चीज़ हाँ यही चीज़, यानी ये बात। अब ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब जब आप अपने हस्बैंड को ये बात कहेंगे तो वो फ़ौरन टर्न ऑफ होगा और वो इंसल्टेड भी फील करेगा। अब जब वो इंसल्टेड फील करेगा तो दोबारा आपसे पूछते हुए वो 100 दफ़ा सोचेगा कि ना हो जाएगी, तो मेल ईगो जो है वो फिर वो हर्ट होती। लेकिन कभी कभी मूड भी तो नहीं होता ना, जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती करें किसी के लिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी ने रिफ्यूज कर दिया इसका ये मतलब उसने क्राइम तो नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं क्राइम किया। मगर हमारे यहाँ पे औरतें जो हैं नैगिंग ज़्यादा करती हैं, नोज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं प्रॉब्लम में जाते हैं। एंड देन मर्दों की एक्सपेक्टेशंस जो अपनी औरतों से इन बेड बहुत डिफरेंट होती हैं, जो कि औरतों के एक्सपोजर के ना होने की वजह से उन एक्सपेक्टेशंस तक वो नहीं पूरा उतर पाती और फिर वो एक्सपेक्टेशंस और इन एक्चुअल जो रियलिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो फिर आपकी डिससेटिस्फेक्शन शुरू होती है। सो इसलिए हमारे यहाँ पे तो हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। लोगों के ये वाले मसाइल जो हैं, जो मैं कैटेगोरिकली बता रही हूँ कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, उनके डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, डाइवोर्स रेट हमारा ऊपर जा रहा है, जिसको हमें बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हमें इसके ऊपर यानी
खास तौर पे ये जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, अगर आपका ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाए तो आपकी फैमिली लाइफ बड़ी स्ट्रांग और बड़ी बेहतरीन हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एट टाइम जो मियाँ बीवी का रिलेशन है उसमें जैसे आपने बताया है कि एक ही चीज़ सोचते थे कि बस एक ही रिलेशन है, तो आपने सेटिस्फाइड करना है अपने पार्टनर को, चाहे वो आप घर के काम काज, अपने सास ससुर की खिदमत या फैमिली बेड नाइट जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो दैट इज़ ऑल। सो आप क्या समझती हैं कि अब किस तरह हम अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करें, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप एजुकेशन जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है? सो कोई टिप्स देना चाहेंगी हमारे देखने वालों के लिए कि यार ये चीज़ बिफोर मैरिज बच्चों के जहन में आपको डालना होगा? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, और मैं ये समझती हूँ कि आपको जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़रूर सिखानी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ नॉट ओनली कि आपने अपने हस्बैंड के साथ या अपनी बीवी के साथ ही कैसे रहना है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ कि आपने अपने किसी भी रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है, और उसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड देन जो है ख़ास तौर पे माँ बाप को अपने घरों में एक अच्छा स्पाउसल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह के स्पाउस होंगे ना, आपके बच्चे आपको देख के वैसे ही आगे अपने पार्टनर के साथ चलना चाहेंगे। सो ये चीज़ें जो एक तो प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत बताइए बच्चों को कि जी उन्होंने अगले घर जाना है, ये बताइए कि अगले घर जाके उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या क्या है, उन्होंने किस तरह से चीज़ों के साथ कोप करना है, और अगर कभी उन्होंने किसी चीज़ से मना करना है, ना करनी है, तो उसका क्या तरीका जो है वो हो सकता है। और फिर एट द सेम टाइम जो है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अभी आप इंटरेस्टिंग आपसे बात शेयर करूँगी कि जिस तरह से मैंने अभी कोट किया ना कि शादी वाले दिन लोगों को बता दिया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा तो उसको मना ना करना। अब दिस इज समथिंग वेरी वेग कि अच्छा मना ना करना ये क्या चीज़ है, और ये बड़ा एक ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ है कि मसलन आपने सारी ज़िंदगी कभी किसी बंदे से बात नहीं करने दी, और अब जो है या मना करते रहे, उसको बुरा समझते रहे आप। तो अब जो है ये चीज़ हो रही है, ये एक साइकोलॉजिकल बड़ा एक शॉकिंग चीज़ जो है वो होती है। अच्छा, अब इस इंटरेस्टिंगली ये चीज़ अब थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई, या अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि अब लोग मुझे जानते हैं सेक्स थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, तो यूजुअली प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। अच्छा, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग कब आएंगे? जी मेरी शादी जो है ना वो 3 दिन बाद है। अच्छा। मेरी शादी जो है ना वो 2 दिन बाद है। अच्छा। 1 हफ्ते बाद। यानी दिस इज कि अगर कोई चीज़ इसमें है तो मैं आपको 2 दिन बाद में कैसे आपको ये बता सकती हूँ, 2 दिन में मैं आपको कैसे चीज़ें उसके ऊपर ट्रेन कर सकती हूँ। यानी ये वो बिल्कुल बात है कि 1 दिन पहले आप अपने बच्चे और बच्ची को बता रहे हैं कि जी ये करना है, एंड आप 3 दिन पहले किसी थेरेपिस्ट से जाके ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें मुझे। लेकिन लोगों का एक्सपोजर अब बहुत ज़्यादा नहीं हो गया अब जब से ये चीज़ें जब डेवलप हुई हैं? हाँ, ये भी एक दिस इज अ न्यू ब्ला नाउ। अच्छा, ये ब्ला कैसे है? अब जब ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी एक कैपेसिटी है, वो जो चीज़ जैसे हमने अभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात की कि वो जो देखेगा वो ही आगे करेगा। अब जब आप पोर्नोग्राफी एक्चुअली हमारी इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी जो है वो बनी हुई है, जिसमें लोग एडिक्शन का भी शिकार होते हैं। अब पोर्नोग्राफी में आप जो कुछ देखते हैं वो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, वही तो एक्चुअली चीज़ है। वाइफ या लड़की का वो एक्सपोजर नहीं है जो लड़के का एक्सपोजर है। अब लड़की अपने हस्बैंड को उस तरह से नहीं सेटिस्फाई कर सकती जैसे उसने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, या वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती, या वो खुद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे उसने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ है, और जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जाता है और आप यू फील अनएबल टू परफॉर्म बहुत सारी चीज़ें। सो पोर्नोग्राफी आपके नॉर्मल सेक्सुअलिटी को बेसिकली हाईजैक कर देती है, और उसमें क्योंकि हम ये समझते हैं ये जो हम देख रहे हैं पोर्नोग्राफी में जो चल रहा है दिस इज द रियलिटी, जबकि पोर्नोग्राफी जो है हमें पता है कि एक फिल्म्ड सीन है, स्क्रिप्टेड सीन है, और एक सीन को करने के लिए 100 टाइम्स उसको शायद ट्राई किया गया है, और उसके बाद 1 मिनट का एक सीन जो है वो आपके सामने आ रहा है, बट यू मेक दैट बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ। ये बहुत कॉमनली यहाँ पे लोगों को नजर आता है। पीपल कम विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस के वो तो वहाँ पे तो उनका स्टैमिना बहुत होता है, वो तो इस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो तो फलाना डॉक्टर साहबा हम तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं होते, या ये यानी आप ये देखें कि उसको आइडियलाइज करते हुए उसको आइडियलाइज करते हुए आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, विच इज फिल्म्ड, एंड आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी जो है वो
खराब हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि अब ना आप उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ वही नॉर्मल है। आपके बहन भाइयों ने, आपके उस्ताज़ा ने, आपके मेंटोर्स ने, आपके थेरेपिस्ट ने, माँ बाप ने, किसी ने आपको नॉर्मल सेक्सुअलिटी नहीं पढ़ाई। आपको किसने पढ़ाया है? पोर्नोग्राफी ने और आपके एज फेलोज ने। और आपके एज फेलोज ने कहाँ से पढ़ा है? पोर्नोग्राफी से। वो सारी एक पोर्नोग्राफी, एग्जैक्टली, सबकी बेस एक है जी। तो फिर या फिर हकीमों ने पढ़ाया बेसिकली, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा इस तरह से है तो फिर आपकी एप्लीकेशन तो उससे डिफरेंट नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइए कि आप एज ए सेक्स थेरेपिस्ट काम करते हैं, सेक्स थेरेपिस्ट करता क्या है एग्जैक्टली? क्या यही इन चीज़ों से ही अवॉइड करवाता है कि यहाँ उसको रियलिटी बेस्ड चीज़ें बता रहा होता है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं पहली दफ़ा इस सवाल का जवाब देने लगी हूँ। किसी ने पहली दफ़ा अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली हर साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना वो सेक्स थेरेपिस्ट होता है, बिकॉज हमारे हाँ जी, वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा जो है वो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकायदा तौर पे हमें पढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सेक्सुअलिटी के गलत होने की वजह से, सप्रेस होने की वजह से, रेप हो जाने की वजह से, गलत किस्म की फैंटेसीज होने की वजह से कॉज होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत कुछ होता है। ठीक है। अच्छा, और अगर आप इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर फ्रॉइड को पढ़ लें तो फिर तो वो बात ही ये करता है कि बेसिकली आपकी सप्रेस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं दे आर द रीजन टू कॉज एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉइड हैं वो खास तौर पे इसको बात करते हैं। बट सिंस हम एक एक्लेक्टिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से या सप्रेशन की वजह से होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट जो है वो सेक्स थेरेपिस्ट होता है, बट हर साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिलेशनशिप जिस चीज़ की वजह से ख़राब होते हैं वो पढ़ाए नहीं जाते। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को बस ऐसे गुजारा जाता है। सेक्सुअलिटी को, HIV एड्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को आप पूछ लें, उनको कुछ नहीं पता होगा। वो सिर्फ चैप्टर्स गुजारे जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस टू टॉक अबाउट। इसको बात करते थोड़ी शर्म आती है, हेजिटेट करते हैं। एंड देन थिंक ऑफ इट कि इसके बारे में बात करते हुए कुरान पाक नहीं शर्माता। कुरान पाक में सारी चीजें खुली खुली बयान की हुई हैं, बट सिंस वी हैव नॉट बिन थ्रू दैट, हमें वो पता नहीं है, हमें वो समझ नहीं है, तो हमें लगता है कि जी ये तो बेहयाई वाली बात हो गई है, या ये एक पर्देदारी वाली बात नहीं रह गई। जबकि कुरान में हर चीज़ के बारे में बड़ा क्लियरली, ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप के बारे में बड़ा क्लियरली बयान किए हुई हैं चीज़ें। सो जब आप खुद कंफर्टेबल नहीं है तो आप बात क्या कंफर्टेबली करेंगे, आप एजुकेट क्या करेंगे? सो हर साइकोलॉजिस्ट सेक्स थेरेपिस्ट होता है, प्रोवाइडेड कि उसकी इतनी अच्छी ग्रिप हो, उसने इतना अच्छा चीज़ों को सीखा हुआ हो और वो उसकी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स भी उसके ऊपर जो हैं वो हों। अब हम काम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को नॉर्मल सेक्सुअलिटी की तरफ लेके आते हैं, जैसे लोगों का साइकोलॉजिकल, आपको इंटरेस्टिंग मैं बात ये बताती हूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो साइकोलॉजिकल होते हैं। इट्स बिन 15 years मैं काम कर रही हूँ, हार्डली मैंने कोई 4 से 5 ऐसे पेशेंट्स अपने क्लिनिक में देखे होंगे जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, मेडिकल प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो चुका हुआ होगा। अच्छा, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ साइकोलॉजिकल। वो कोई एक दिमाग में फियर बैठ गया है, कोई एक दिमाग में जो है वो एक परवर्जन आ गई है, कोई एक चीज़ जो है वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स होना शुरू हो गए, क्योंकि हम हर दीवार के ऊपर तो देखते हैं लिखा हुआ क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एंड देन क्योंकि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है और उसकी वजह से हमारे जो है मिथ्स बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बने हुए, नॉर्मेलिटी के बारे में भी। तो सेक्स थेरेपिस्ट का काम एक तो नॉर्मल सेक्सुअलिटी को लोगों को बताना होता है, देन उन्होंने मैरिज कंज्यूमेशन में लोगों को हेल्प करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केसेस आते हैं जिसमें मैरिज कंज्यूमेट नहीं होती बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस फियर, या बिकॉज ऑफ कि अच्छा करना क्या है, किस तरह से इनिशिएट किया जाता है, जो है सेक्स थेरेपिस्ट इसके ऊपर आपको एजुकेट करता है। देन कुछ लोगों के जैसे स्टेमिना के प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइमिंग इश्यूज होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, फैंटेसीज बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती, उन सारी चीज़ों को सेक्स थेरेपिस्ट एड्रेस करता है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि शादी से पहले, बिफोर मैरिज, यू थिंक कि दोनों कपल को टेस्ट करवाने चाहिए अपने? बिल्कुल करवा लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल करवाने चाहिए। और ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए वे यू स्टैंड,
बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे हम औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती, और इन रियलिटी औरतों के मसाइल कम होते हैं और मर्दों के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सो ये होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान गैप होता है, जितनी मर्जी दोस्ती हो वो रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं हो जाए, जो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसके बारे में बता दें। डू यू थिंक दे नीड अ थेरेपिस्ट कि जिनके पास वो जाएं बाकायदगी से, और शादी से कितनी देर पहले थेरेपी लेनी चाहिए? ये जो चीज़ें हैं ना फरहान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें, सेक्स एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली मैरिज, इट इज़ नॉट ओनली मीन मैरिज। ठीक है। सेक्स एजुकेशन का मतलब जो है वो ये है कि द मोमेंट यू आर बॉर्न, आपको पता है 1.5 ईयर के ऊपर बच्चे की जो है सेक्सुअल स्टेज पहली स्टार्ट होती है। Okay. और फर्स्ट आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी है वहाँ से माँ बाप उसको इंड्यूस करते हैं। अब माँ बाप को वो बात नहीं पता होती, और वो है क्या भला, जब बच्चा आप उसको अनपैम्पर करते हैं और वो अपने जेनिटेलिया को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करके अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उस स्टेज के ऊपर माँ बाप क्या करते हैं, ना करो गंदा है, छोड़ा है, ना करो ये गंदा है, छोड़ो। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी यू आर इंड्यूसिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये स्टार्ट वहां से हो रही है। तो फिर शादी के टाइम पे तो सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, देन फिर आपके टाइम टू टाइम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा आते हैं। मुझे इतनी सारी बच्चियां जो हैं, आपको पता है कि बच्चियों के जो चेंजेस हैं, उनके जो हैज़ के मामला थे, ये सारे एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन है जो कि माँ बाप को, उस्ताज़ा को, मेंटोर्स को देनी चाहिए। तो ये शादी की बात नहीं है, इट स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, सिर्फ शादी नहीं है, उससे पहले हो जानी चाहिए। ये पूरा चीज, ये आपकी पूरी लाइफ है एक्चुअली। अच्छा, हमारे जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आप एक आपको पेशेंट्स आते हैं, एक तादाद है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से फैमिली ब्रेक हो रही है, टूट रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं? एक तो लो टॉलरेंस और कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन जो है हम अपने ही दिमाग में एक पूरी कहानी बना के अगले बंदे से बात करना पसंद नहीं करते, और फिर हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। ये चीज़ एक मुझे बहुत कॉमनली नज़र आती है। और दूसरा जो है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप है, उसका बहुत फुकदान है हमें, कि हम इस रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को आज तक हम ग्रैस्प नहीं कर सके कि ये वो रिलेशनशिप है जो दुनिया का सबसे पहला रिलेशनशिप है। आप माँ बाप हस्बैंड वाइफ बनने के बाद बनते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ एडम एंड ईव। अब एडम और ईव को देखें, ठीक है। द फर्स्ट रिलेशनशिप वाज हस्बैंड एंड वाइफ, माँ बाप वो उसके बाद बने। हमने इसकी इंपॉर्टेंस को उतना ज़्यादा ग्रैस्प नहीं किया, दैट इज़ वाई वी आर, मुझे लगता है कि जब आपके लिए वो रिलेशनशिप ही बस इतना है कि एक सोशल बॉन्ड है, एक फैमिली का जो है आगे चलाने वाला सिस्टम है, तो फिर उस रिलेशनशिप की भी। अच्छा डॉक्टर साहब, पेरेंट्स इसके अंदर रोल नहीं अदा कर सकते बच्चों की मेंटल थेरेपी के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए? उनको रिलेशनशिप इतना उनका क्लोज होना चाहिए कि बिल्कुल कर सकते हैं माँ बाप। मैं समझती हूँ, मैं इसमें अब अपने माँ बाप की ज़रूर एग्जांपल दूंगी। हमने हमेशा ये देखा है कि मेरे अब्बा और अम्मा जो है ना, दे बिन द बेस्ट पार्टनर्स टू ईच अदर। अच्छा, अब कितनी आप ये देखें कि इस्लाम आपको आपकी बीवी को हक करने से मना नहीं करता, मगर हमारा सोशल सिस्टम इस तरह का है कि जी बच्चों के सामने हक ना किया जाए, जबकि दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है। अब हम ये नहीं, मैंने ये देखा है कि जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं विद इन लिमिट्स, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि जी आप इतने ज़्यादा ओपन हो जाएं कि हर चीज़ बच्चों के सामने ही करना शुरू कर दें, मगर वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आप उसको आराम से बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, हैंड होल्ड कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, आते जाते अगर आप उसको उसके माथे के ऊपर किस कर रहे हैं, या वाइफ आपको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करिए, वो बेसिक चीज़ें हैं जो माँ बाप अपने बिहेवियर से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, दैट हाउ यू कैन बी अ बेटर स्पाउस। तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो सकती हैं। तो हमारे माँ बाप क्यों नहीं सिखा सकते? एक्चुअली तो हम उन्हीं को सीख के तो बड़े होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट किया है, बाप का रोल कैसा रहा है, बाप माँ को किस तरह से ट्रीट करता रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर वहाँ से बाप तो टार्जन होता था, एक वक्त होता था कि बाप से लोग डरते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर नहीं हो गया। पेरेंट्स जो हैं वो भी, उनके रिलेशनशिप में भी मोहब्बत आ गई, और साथ बच्चों के साथ भी वो टेरर खत्म हो गया है। हाँ, माँ बाप का जो है टेरर, बिल्कुल ही, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक गॉड कि ये चेंज आया, बिकॉज बाप बेचारे को पहले तो बहू बना के रखा जाता था, बिल्कुल ऐसे, तो बच्चे को डराना होता था तो बाप की धमकी लगाई जाती थी। अब इसका एक और एक्सट्रीम भी हमें सामने नजर आता है, जो ये है कि बच्चे को बिगाड़ना होता है वो अब्बा जी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश को उन्होंने, वो जो ऑफिस से आते हैं घंटा आधा घंटा उन्होंने बच्चों के साथ जो गुजारना होता है, वो ख्वाहिशों को पूरा करके गुजारना होता है, विच इज़ गुड। मैं इसको बुरा नहीं समझती, क्योंकि
एक घर में अगर माँ आपको शेर की आंख से देखने वाली है तो बाप आपका थोड़ा नरम। लेकिन ये होना चीज़ भी चाहिए। समटाइम रिलेशन को, मियाँ बीवी के रिलेशन को भी खराब कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपने बच्चे बिगाड़े हैं, आपकी वजह से बच्चे ये बिगड़े हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। balance- ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखें, लेट्स से ये बिटवीन वाइफ्स, जो हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए कि जी जब बच्चे को मना किया जा रहा है तो आपने क्या करना है और मैंने क्या करना है। वेल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। और आई थिंक आज का जो प्रोग्राम है हमारे देखने वालों के लिए बड़ी लर्निंग होगी, क्योंकि जो रिलेशनशिप के अंदर बेहतरी लाने के लिए आई थिंक वी नीड अ कंसल्टेंट। हमें अपने बच्चों को ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि आप एक जब शादी होती तभी लेके जाएं। सो यू नीड कॉन्टीन्यूसली आपको जाना है और लोगों से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हर बंदे को जहाँ भी इशू है यू कैन कंसल्ट विद द कंसल्टेंट। डॉक्टर ताहिरा नवाब इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।